हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, हम लोग इससे पीछे जो क्लास 10th के फिजिक्स को लेक्चर को लेकर चल रहे हैं, वहाँ तक पिछले वीडियो में हम लोग समतल दर्पण तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण जो होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गोलीय दर्पण को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, है गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए नाम ही है गोलीय दर्पण, इसका मतलब यह किसी न किसी खोखला गोला का बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का हो, है ना, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर गोलीय या छूटा हुआ है ना, गोलीय दर्पण इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कहा गया है कि गोलीय दर्पण क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम यहाँ पर एक दर्पण को देखें तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट एक गोला है ना, और गोला है, और इसको हम अगर बीच से यहाँ से काट देंगे और काट के हटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह एक दर्पण बन जाएगा। ठीक है, यदि हम इधर उसको कलई कर देते ही बन जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, और अंदर से कलई कर दे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है बुआ, इधर से अगर हम लोग कलई कर दे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, और इधर से कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। इसका मतलब कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी खोखला गोला का भाग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि गोलीय दर्पण के तथ्य। ठीक है, कुछ गोलीय दर्पण में कुछ तथ्य आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, है ना, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि वक्रता केंद्र। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र होता है। आखिर वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी है ना, यहाँ पर यह उसे गोले उसे नहीं होगा, उस गोले के केंद्र को, यहाँ उस होगा, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइप हो चुका है। चलिए देखिए ध्यान से, लिखा हुआ कि वक्रता केंद्र मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का बना होता है। यह जो गोलीय दर्पण है किसी न किसी एक गोला का बना होता है, और जब यह एक गोला होगा तो इसका तो बिल्कुल एगो त्रिज्या होगा बउआ, है ना, त्रिज्या होगा, और इसका बीच में कहीं ना कहीं एगो बिल्कुल सेंटर होगा, केंद्र होगा। यही जो ये जो खोखला गोला है, इस गोला का जो बीच में केंद्र है, इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, टाइप थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसको सही कर लीजिएगा। इसे सी से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र जो होता है वह किसी न किसी खोखला गोला के केंद्र होता है, उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है बुआ कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, देखिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मतलब बताइए, गोलीय दर्पण, यह तो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का बना होता है, इसी खोखला गोला के, बताइए यह एक गोला है, तो गोला है तो इसका तो अपना एक त्रिज्या होगा, तो इसी खोखला गोला के त्रिज्या को, त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग डिस्टेंस को देखें, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, है ना, और इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिएगा, वक्रता त्रिज्या जो है ना उसको हम लोग सूचित आर से करते हैं, छोटा वाला आर से। ठीक है, हाँ, वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि ध्रुव, है ना, ध्रुव इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बताइए परावर्तक सतह, मतलब ये इधर से ही पेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर
इसका इधर जो बच गया, जिधर पेंट नहीं किया हुआ है, इसका एक परावर्तक सतह हुआ, मतलब लाइट इधर पड़ेगा तो टकरा के वापस जाएगा। तो यही जो परावर्तक सतह हुआ, इस परावर्तक सतह के बीच में जो सेंटर बचता है, सेंटर, उसी को हम लोग कथी कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी, यहाँ से इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग पोल, है ना, के नाम से जानते हैं, पोल के नाम से इसको भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको P से सूचित किया जाता है। किसको, ध्रुव को P से हम लोग दिखाते हैं, P से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बुआ कि मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या है, मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र, हम लोग देख लिए कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, जो बीच में सेंटर होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और ध्रुव भी देख लिए, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से यदि हम एगो लाइन मिला देंगे सीधा, तो उसको हम लोग कथी बोलते हैं, उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं से। देखिए यहाँ पर यह जो हुआ लाइन, इसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ जो लाइन हम लोग ऐसे खींच देंगे, यह जो कंप्लीट जो लाइन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग कंप्लीट इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। ये क्या है, यह है ध्रुव, ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से सीधे गुजरने वाली रेखा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है फोकस। ठीक है, क्या है, फोकस। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ से यदि, है ना, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे, है ना, इसको फोकस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, अगला है बुआ कि फोकस दूरी। ठीक है, क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा वाला f से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ही क्या है, लाइट यहाँ से आई, है ना, प्रकाश की किरण यहाँ से आता है और जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। अब इसको तो फोकस बोलेंगे और फोकस जो बिंदु हो गया फोकस, और यहाँ जो ध्रुव है, ये फोकस और ध्रुव के बीच में जो दूरी हो गया, इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए, ठीक है, अगला है गोलीय दर्पण। ठीक है ना, गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं बुआ, वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग अभी गोलीय दर्पण का डिफिनीशन देख लिए हैं, है ना। अब देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बुआ उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, क्या रखिएगा याद, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण क्या है, ठीक है, अवतल दर्पण क्या है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये अवतल दर्पण है, बाहर से पेंट किया हुआ है, जो उभरा हुआ है भाग वहाँ पेंट किया हुआ है, अंदर में पेंट नहीं किया हुआ है, तो प्रकाश की किरण अंदर में आके टकरा के जाएगी। तो जो परावर्तक सतह है वह धंसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया,
इसका नाम रखा गया अवतल दर्पण। ठीक है बुआ, अवतल दर्पण। और ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण जो होता है उसको हम लोग कथी बोलते हैं, उसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करती है, इसीलिए हम लोग इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बुआ कि यह वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जो अवतल दर्पण है वह वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग वह सौर भट्ठी में, टॉर्च में, है ना, वाहनों में, है ना, वाहनों के हेडलाइट में जो 2 चक्का होता है या 4 चक्का जो भी है, उसके आगे का जो फॉक्स वाला जो लाइट होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ हजामत बनाने में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, रोगियों के, है ना, नाक, कान, गला आदि को देखने में जो यंत्र होता है जो डॉक्टर यूज करता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बउआ, चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण, है ना, के और इसका गुण हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बुआ कि अवतल दर्पण, है ना, देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं, ठीक है, जो गोलीय दर्पण होते हैं, है ना, उसमें किस प्रकार से प्रकाश की किरण, है ना, गुजरती है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण में किरण, यदि गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो देखिए यह अवतल दर्पण में है। ठीक है, अवतल दर्पण में, है ना, प्रकाश की किरण यदि पड़ती है तो कहाँ से गुजरेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह जो है बुआ यह एक अवतल दर्पण है। यदि अवतल दर्पण के, बताइए इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। और यह जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है, मतलब यह है हमारा क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, यह मुख्य अक्ष है, अब प्रकाश की किरण भी क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद, देखिए परावर्तन हो गया यहाँ से, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद किससे गुजर के जा रही है, वह फोकस से जाती है। ठीक है, किससे जाती है, फोकस से जाती है। तो बात को याद रखिएगा कि जब दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है ना, ये हमारा क्या है, यह हमारा है मुख्य अक्ष। ठीक है बुआ, क्या है, मुख्य अक्ष। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अब प्रकाश की किरण फोकस पर डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण फोकस पर आती है तो देखिए फोकस पर आ रही है प्रकाश की किरण, तो जब प्रकाश की किरण फोकस पर आती है तो परावर्तन के बाद दर्पण से क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। ठीक है, चलिए और देखिए यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, बताइए यह हमारा क्या है, यह हमारा मुख्य अक्ष है ना। अब देखिए ये क्या है, यह वक्रता केंद्र। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र पर आएगी, तो जब वक्रता केंद्र पर आएगी तो दर्पण पर जाएगी, तो दर्पण से जैसे ही परावर्तन होगा, है ना, तो जिस लाइन से आ रही है उसी लाइन से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र के सामने प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। ठीक है, बात को याद रखिएगा। अगला क्या है बुआ कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है, ठीक है, तो जितना डिग्री यहाँ मुख्य अक्ष से एंगल है उतना ही डिग्री, है ना, के एंगल बना करके फिर वापस चली जाती है। ठीक है ना, उतना ही डिग्री के एंगल बना करके फिर वापस चली जाती है। तो यदि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो उसी से वापस लौट जाती है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
पूछा जाता है। ठीक है बुआ, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब अगला जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, है ना। अब अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है सो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा यह अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखल है, यहाँ पर भी वस्तु रखा हुआ है, इस सब ऊपर में वस्तु रखा हुआ है और नीचे में वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यदि हम वस्तु को, यदि हम किस पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, चलिए यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच यानी दर्पण के बीच लाएं तो वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा। यदि हम दर्पण से दूर वस्तु को ले जाएं यानी वक्रता केंद्र से दूर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, और याद रखिएगा है ना कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से देखते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो वस्तु है एक नंबर पे वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम अनंत कहते हैं। दर्पण यहाँ लगा हुआ है और वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं। तो यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, नीचे एफ पर बना हुआ है, फोकस पर बना हुआ है। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और फोकस पर बन रहा है तो देखिए नीचे घूमे उल्टा हुआ है तो यह कैसा बनेगा, यह उल्टा बनेगा। और उल्टा बन रहा है और दर्पण से किधर बन रहा है, बायां तरफ बन रहा है तो यह वास्तविक होगा। यानी जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए यदि वस्तु को थोड़ा सा हम यहाँ पर ले जाए, ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यदि हम वस्तु को ले आए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है बुआ, इसको याद रखिएगा। चलिए और यदि वस्तु को हम किस पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखें तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, नीचे ही बनेगा, है ना। और याद रखिएगा कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन यह कैसा प्रतिबिंब है, यह एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए यदि वस्तु को हम कहां पर रखें, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और यहां से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है बुआ, चलिए अब यदि हम वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को हम फोकस पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन जाता है ना। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे बना और दर्पण के पीछे बना तो यह कैसा होगा, यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, है ना। यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और यह वस्तु से सीधा बनेगा। इसका मतलब कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जहां पर वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कहां पर रखने से, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखने से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा बनता है, जो दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है बुआ, चलिए तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं इससे।
ठीक है। यदि आपको लिखना है तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, है ना। और किस किस तरीके का नेचर होगा उसको हम लोग अभी देख लिए हैं, वहाँ से आप वीडियो को फिर से दोबारा चालू करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपको या PDF सेम टू सेम या PDF चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, तो अगला है बुआ कि अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण के उपयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग हम लोग करते हैं वह हजामत बनाने में करते हैं, ठीक है ना। दाढ़ी जो शेव करते हैं उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टरों के उपकरण में हम लोग, है ना, इसका उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में करते हैं और सोलर कुकर में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग होता है। इसको हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब अगला है बुआ कि अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग, ठीक है। चलिए, यदि अवतल दर्पण हम बना ले, ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं और अवतल दर्पण में किस प्रकार का चिन्ह परिपाटी का हम लोग यूज करेंगे सो देखेंगे, ठीक। चलिए, तो देखते हैं बुआ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जिसको F बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या तथा वस्तु की दूरी सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यदि अवतल दर्पण में हम फोकस की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में फोकस क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या है कि वक्रता त्रिज्या जो R जो होगा, है ना, ओहो क्या होगा, ओहो माइनस में होगा, निगेटिव होगा। उसके साथ साथ क्या है, वस्तु की दूरी जो U होता है, U भी क्या होगा, U भी माइनस में होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मतलब अवतल दर्पण में फोकस भी माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, है ना, फोकस दूरी भी माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, और वस्तु की दूरी भी माइनस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होता है वह क्या होता है, धनात्मक। प्रतिबिंब को कथी से सूचित करते हैं, V से करते हैं, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव भी होता है बुआ और साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वह धनात्मक के साथ साथ कैसा होगा, ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक है। जो V बराबर होता है जो प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है। चलिए, अब इसको देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई H डैश तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश होते हैं, यहाँ H डैश नहीं होगा, H होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में भी हम लोग वस्तु की ऊंचाई को H कहते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को कथी कहते हैं, H डैश कहते हैं, ठीक है। हम लोग उत्तल दर्पण का यहाँ पर डिफिनीशन, है ना, देख लिए हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। इसको, है ना, 2 बार टाइप हो गया है, इसको आप एक बार, है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यही हो गया हमारा क्या, उत्तल दर्पण। बाहर से क्या है, उभरा हुआ है, तो यह उत्तल दर्पण हुआ। अब देखिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अपसारी दर्पण भी हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को चारों तरफ फैला देती है, ठीक है। प्रकाश की किरण को फैलाती है, इसीलिए इसको अपसारी किरण पुंज का, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश की किरण को फैलाती है, ठीक है। अब देखिए यह आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होती है बुआ, वह आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला जो है इसका उपयोग हम लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है उसको हम लोग कथी करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और टेलीस्कोप में भी इसका उपयोग करते हैं। छपाई के बड़े अक्षर को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ सड़कों पर लगे लाइट आदि के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए, है ना, और अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के, है ना, विभिन्न गुणों को लिखे, है ना। ऐसा क्वेश्चंस भी देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और
जो उत्तल दर्पण होते हैं उससे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण आता है तो वह किस किस स्थानों से होकर गुजरती है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ है बुआ कि उत्तल दर्पण में, है ना, उत्तल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें का गुजरना, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण आती है तो वह कहाँ कहाँ से गुजरती है से देख रहे हैं। तो देखिए, यह हमारा एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। अच्छा बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। यह जो सीधा लाइन है उसको बोलते हैं मुख अक्ष, ठीक है। ये क्या हुआ? ये हुआ फोकस। ये क्या हुआ? ये हुआ वक्रता केंद्र। ये जो पी लिखा हुआ है ये हुआ ध्रुव, ठीक है। तो जब देखिए, जब उत्तल दर्पण में जब मुख अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश की किरण आती है तो वह फोकस से गुजर जाती है। यदि हम इधर से देखेंगे तो हमको लगेगा क्या कि यह लाइन फोकस से आ रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो वह फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। चलिए, दूसरा है बुआ कि यदि प्रकाश की किरण फोकस के सामने आती है तो परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर गुजर जाती है, ठीक है। देख रहे हैं कि इधर से ही प्रकाश की किरण आ रही है और ऐसे टकरा के इधर जा रही है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के सामने आती है ना, वक्रता केंद्र पर आती है तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, ठीक है। मतलब प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र के सामने आती है तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, ठीक है। चलिए, चौथा क्या है कि यदि प्रकाश की किरण किस पर आ रही है? या ध्रुव पर। यदि ध्रुव पर आ रही है तो उसी से लौट जाती है, ध्रुव से ही लौट जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है बुआ। मतलब कि यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो टकराने के बाद ध्रुव से ही वापस चल जाती है ना। और जितना एंगल आने वाली किरण का होता है और उधर से जाने वाली किरण भी उतना ही एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ दिया जाता है कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है। अच्छा, यदि दर्पण में फोकस के सामने प्रकाश की किरण आती है तब परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर लौट जाती है ना। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के सामने आती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाती है ना। यदि ध्रुव पर आती है तो परावर्तन के बाद ध्रुव से ही गुजर जाती है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। देखिए, जो भी इधर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर दर्पण है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं बुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका मतलब कि जहां पर भी देखिए, यहाँ पर वस्तु 1 रखल है, फिर वस्तु 2 है, फिर वस्तु 3 है, फिर वस्तु 4 है, फिर वस्तु 5 है ना। फिर यहाँ पर नीचे रख देंगे वस्तु, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग वस्तु 6 को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर वस्तु 6 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु को आप कहीं पर भी रखिए, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे बनता है ना। और दर्पण के पीछे बनता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, जिसको आभासी भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखिए तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। मतलब कि यदि मूड़ी अगर ऊपर है, सिर यदि ऊपर है तो सिर वस्तु में भी ऊपर रहेगा तो प्रतिबिंब में भी ऊपर रहेगा, ठीक है। उसी को सीधा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक। चलिए, यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखिए, अनंत पर रखिए, है ना,
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखिए, वक्रता केंद्र पर रखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, फोकस पर रखिए, चाहे ध्रुव और फोकस के बीच में रखिए, वस्तु को कहीं भी रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और वह प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक है बउआ, चलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग उत्तल दर्पण के अब उपयोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बुआ कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग जो दो चक्का जो चलाते हैं और जो पीछे जो हम लोग देखते हैं, है ना, कि पीछे से गाड़ी को जो हम लोग देखते हैं, पीछे आने वाली गाड़ी को, उसी को हम लोग बोलते हैं साइड मिरर। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। ठीक है, अगला है बुआ कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में, है ना, करते हैं। जो सड़क के किनारे जो लाइट लगा होता है उसके अंदर भी क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग तीखे मोड़, है ना, देखो तीखे मोड़ पर वाले की स्थिति देखने में करते हैं। मतलब तीखे मोड़ पर, है ना, जो वाहन आती है ना, तीखे यहाँ पर लिखा पर वाहन की स्थिति, तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति को देखने के लिए। तीखे मोड़ कहने का मतलब कि रोड है ना, ऐसे रोड है, ऐसे रोड है, ऐसे घूम गई रोड। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड में लगा दिया जाता है कथी, उत्तल दर्पण, जिससे, है ना, कि इधर से यदि इधर से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो यहाँ पर जो गाड़ी है इधर से, ये गाड़ी का इसमें फिगर बन जाएगा, जिसके कारण इस व्यक्ति इस गाड़ी को देख लेगा कि अच्छा उधर से एगो गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तीखे मोड़ पर भी, है ना, वाहनों को देखने में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम की निगरानी में करते हैं। ठीक है, यदि बड़ा बड़ा शोरूम रहता है तो शोरूम में बीच में क्या लगा दिया जाता है, उत्तल दर्पण, और जिससे बहुत दूर तक पीछे तक के वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। चलिए तो कुछ और है उत्तल दर्पण का, है ना, उपयोग में देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, है ना, हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी का उपयोग। ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण, है ना, यह तो है हमारा क्या उत्तल दर्पण, यहाँ पर एक बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा उत्तल दर्पण हो गया। चलिए तो यहाँ पर हम देख लिए हैं, है ना, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस उत्तल दर्पण में क्या है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, है ना, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तब ये फोकस दूरी हो गया, मतलब ये ध्रुव है, आई फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच में जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है और जो वक्रता त्रिज्या, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तथा वस्तु की दूरी, है ना, तथा वस्तु की दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और साथ साथ न्यूमेरिकल बनाने में भी मदद आता है। तो जो भी उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा एफ, ई क्या होता है, यह पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। ठीक है, धनात्मक होता है। उसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या जो आर होता है, आर भी क्या होता है, आर भी हमारा पॉजिटिव होता है। उसके साथ साथ वस्तु की दूरी हम लोग यू से कहते हैं, जो यू जो होता है, यू भी क्या होगा, यू भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से कहते हैं, है ना, और ये भी क्या होगा, ये भी धनात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए कि उत्तल दर्पण में भी, है ना, उत्तल दर्पण में भी वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, h, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश होती है ना। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश बोलेंगे और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, h बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। f को क्या बोलते हैं, f को बोलते हैं बुआ फोकस दूरी, r को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, u को बोलते हैं वस्तु की दूरी यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, और v मतलब होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है,
है। तो चलिए यह जो है चिन्ह परिपाटी भी आप याद रखिएगा, ठीक है।